नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष नाथ गर्ग है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह कोरोना का सबसे भयावह दौर है। एक दिन में 1.5 लाख से ऊपर मरीज भारत जैसे देश में आना एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। और इस चिंता के बीच में जब कभी हम अपने भविष्य को देखते हैं तो वह भविष्य बिल्कुल निराधार दिखता है, या फिर अपने परिवारों की चिंता करते हैं, परिवारों की सुख के बारे में सोचते हैं तो वह सुख भी अब धुंधला दिखने लगा है। किंतु अगर अब यहाँ पे हम सोचें कि एक ऐसी बीमारी जो मानव की गलती के कारण पैदा हो रही है, मानव की गलती के कारण फैल रही है, तो आखिर मानव की गलती हो कहाँ गई। तो जब आप इसे देखेंगे और थोड़ा सा समझेंगे तो आप ये चीज़ पाएंगे कि कोरोना को हम समझने में पूर्ण रूप से नाकाम रहे। हम कोरोना को समझ बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, फेसबुक की फेक चीज़ों का सहारा लेते रहे, घृणात्मक क्रियाओं का सहारा लेते रहे। वह घृणात्मक क्रियाएं कभी एक प्रदेश के सरकारों के खिलाफ, देश की सरकारों के खिलाफ थी कि कोविड तो ऐसे फैल रहा है, वास्तविक में इसका कुछ रूप है नहीं। तो इसी ड्रॉबैक को मानते हुए मैं कोशिश करना चाहता हूँ इन स्लाइड्स के माध्यम से आपको कोविड के बारे में कुछ बातें बताने के लिए, जिसे आप अगर समझ जाएंगे एक आसान तरीके से तो आप कोरोना का बिहेवियर समझ पाएंगे। और अगर आप कोरोना का बिहेवियर समझ पाएंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने परिवारों को कोविड से ज़रूर बचा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इन 3 स्लाइड्स में ये कहूँ कि कोविड को हम वास्तविकता में समझ कैसे सकते हैं, किस प्रकार की समझ बना सकते हैं, तो मैं इन समझ को 3 भागों में विभाजित करना चाहूँगा कि कोरोना के सबसे पहले लक्षणों को समझना, कोरोना के फैलाव को समझना, कोरोना को फैलाव को नियंत्रण करने के तरीके को समझना। तो ये समझ 3 प्रकार की हो सकती है। हम कई लोग लक्षण ही शुरुआत में नहीं चिन्हित कर पाते, तो आप आम तरीके से जो लक्षण देख सकते हैं कोविड में वह बुखार, सूखी खांसी, थकान, खुजली, सर दर्द, गले में खराश, दस्त, आँख आना, सर दर्द, स्वाद और गंध का पता ना चलना, त्वचा पर चकत्ते आ जाना, ये सब नए कोविड के लक्षण हैं। अगर आपके त्वचा में चकत्ते भी आ रहे हैं तो हो सकता है वह भी कोविड हो, सूखी खांसी आ रही हो सकता है वह भी कोविड हो, और यह कुछ गंभीर लक्षण है। ठीक है, आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो आप इन लक्षणों को इन स्लाइड्स में देख सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी अगर लक्षण है आपके शरीर में तो आपको ये समझना चाहिए, आज के समय में सबसे पहला शक जाना चाहिए कि आपको कोविड हो सकता है। दूसरी बात कि कोविड फैलता कैसे है, आखिर ये फैल कैसे रहा है? क्या हवा में फैल रहा है, क्या पानी से फैल रहा है, क्या मतलब ये मुख्य कारण क्या है फैलने का? तो मेरे को इसमें सबसे पॉजिटिव बात एक लगती है कोरोना के बारे में, वो कि वायरस है वो। अच्छा, इसमें पॉजिटिव बात क्या है भाई? ऐसा मतलब अजीब सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन वायरस की पॉजिटिव बात यह होती है कि जो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, मतलब पैदा होने की प्रक्रिया, वायरस रूपी जो जीव है ये खुद से पैदा नहीं हो सकता। तो ये पैदा हो कैसे रहे हैं, इतनी तादाद में कैसे बढ़ रहे हैं? तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये मानव की नासमझी, ये इसे पैदा होने के लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, और वह होस्ट हम मानव हैं। हम जैसे ही इसे अपने शरीर के अंदर लेते हैं वह हमारे कोशिकाओं के भीतर मौजूद न्यूक्लियस में अटैक करके जहाँ से राइबोसोम निकलता है वहाँ से वायरस निकलना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे कहूँ कि इसमें हम एक चीज़ मान ले कि अगर हमने इसे अपने शरीर में इनटेक करना बंद कर दिया, मतलब समझदारी से काम करना शुरू कर दिया, तो इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इसकी जो लगी फैक्ट्री है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज कि भाई साहब ये अपनी जगह खुद से परिवर्तित नहीं कर सकता है कि हवा में तैरते 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 चला जाए। मतलब तो ये यहाँ से वहाँ जाता कैसे है? ये यहाँ से वहाँ जाता है हमारे छींक के माध्यम से, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जो हमारे शरीर से निकलती हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, हमारे ये इन पार्ट्स में, इन कोशिकाओं में इसका प्रोडक्शन बहुत ही वृहद रूप में हो रहा है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो ये हम दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हम इसके थोक के सप्लायर हैं। विदाउट, ये हमको कुछ भी नहीं दे रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, और हम इसके सप्लायर बन के बैठे हैं, अपने शरीर के अंदर इसकी प्रोडक्शन यूनिट लगा करके बैठे हैं। ठीक है भैया, तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं भाई, कि नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा सा इसे भी देख लें। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया वह ये चीज़ समझ में आई कि फैलाव को समझने के बाद
कि जहां तक पानी की बूंदें जो हमारे शरीर से निकल रही हैं, जिसे हम छींक के माध्यम से या फिर खांसने के माध्यम से या फिर बोलने के माध्यम से निकल रही है, जहां तक वह बूंदें जाएंगी वहां तक क्या जाने वाला है, आप भी समझ सकते हैं, वहां तक कोविड का वायरस फैल सकता है। जनरली यह बूंदें 3 मीटर तक जाती हैं, 6 मीटर तक जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी बना करके रखें, इसीलिए कहते हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी वाला कॉन्सेप्ट इसी के कारण है। तो 6 मीटर की अगर दूरी बना करके रखेंगे तो थोड़ा सा जो परसेंटेज है फैलने का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वह कम होता है। दूसरा, यह भी तो हो सकता है कि छींकने के बाद सतह में बैठ गई हो ये जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, तो क्या करें, मान लीजिए मैंने ये सतह छुआ, इस सतह को छुआ, इस सतह में आपके कोविड होने के मैं मान कर चलता हूँ चांसेस हैं, तो मेरे मन में आ चुका है कि इस सतह में कोविड होगा, ठीक है, ये मेरे बिहेवियर में आ जाए, मैं क्या कर लिया, मैंने सैनिटाइज कर लिया, तो ये क्या हुआ, अगर चांसेस भी रहे होंगे तो सैनिटाइजर के माध्यम से अब वे चांसेस खत्म हो चुके हैं। तीसरी चीज भाई कि हो सकता है हर बार हम बहुत ज्यादा दूरी का ख्याल ना रख पाए, तो अब क्या करें, तब बारी आती है मास्क की। तो हम दूरी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भारत एक डेंस देश है, तो क्या करें, मास्क लगा के रखें। जैसे ही हम मास्क लगा के रखते हैं तो पास आने के बावजूद हमारे क्या होगा, मतलब हम बहुत ज्यादा नजदीक भी हैं तब भी इस ड्रॉपलेट का फैलाव कई हद तक नियंत्रित रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा कि कोविड खुद के कारण कम, अफवाहों के कारण ज्यादा फैला है, तो आइए उन अफवाहों की भी चर्चा करते हैं कि उन अफवाहों में है क्या क्या। सबसे पहली अफवाह, कोरोना एक सर्दी खांसी मात्र है, युवाओं को कोरोना होगा नहीं, यही वर्ग सबसे बड़ा दुख का कारण है, जिसे सबसे समझदार होना था वही सबसे मूर्खतापूर्वक हरकत करके देश में मुख्य दुख का कारण बना हुआ है। युवाओं को कोरोना से कुछ नुकसान नहीं होता, इसका भी उत्तर देखेंगे। मास्क से कोरोना नहीं रुकता, ये बहुत ही बड़ा तर्क है, इसका भी उत्तर देखेंगे। शहर में कोरोना के झूठे केस हैं, शहरों में कोरोना के झूठे केस हैं, इसका भी उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कोरोना एक सर्दी खांसी मात्र है, तो भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि 3.4% ऑफ रिपोर्टेड कोविड-19 केसेस हैव डाइड। मतलब मैं अगर कहूं कि 100 में से 3 से 4 लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक फ्लू में, एक नॉर्मल सर्दी खांसी में केवल 1% लोग ही मरते हैं। तो आप समझिए 4 साढ़े 3 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो ये सर्दी खांसी मात्र तो नहीं है, ये कुछ इससे बढ़ करके नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां तक कि कोविड के रिसर्च में ये पाया गया है कि आपके सोचने समझने की जो मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है, उस शक्ति को भी प्रभावित करता है। तो ये कितना भयावह है, आप इसको थोड़ा सा इसकी गंभीरता को समझिए। दूसरा, युवाओं को कोरोना नहीं होता, कोविड होता ही नहीं है, तो भाई सुनिए इसका रीजन, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। बिल्कुल, युवाओं का इम्यून सिस्टम बाकी लोगों के इम्यून सिस्टम से ज्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स देता है, दो राय, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, इस इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी उन चीजों के लिए है, प्रतिरोधक क्षमता उन चीजों के लिए है जो चीज पहले से हमको मालूम है कि इस इंसान को रोकना है, इस इंसान को नहीं रोकना है, ठीक है। इस चीज को, इस बीमारी को रोकना है, इस बीमारी को नहीं रोकना है। कोई ऐसी बीमारी जिसका पासवर्ड ही हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं मालूम है, तो अगर वो चीज हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, वो युवाओं के लिए भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो पासवर्ड ही नहीं मालूम है तो बिल्कुल वो हमारे शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देगी। कब तक? जब तक हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप ना कर पड़े, उसका पासवर्ड को डिकोड ना कर सके, लेकिन तब तक हो सकता है वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर चुकी होगी, ठीक है। युवाओं को कोरोना से, फिर कुछ लोग कहते हैं अरे हो गया तो क्या प्रभाव पड़ता है यार, क्या होता है, तो हमने कई केसेस देखे हैं जिसमें अच्छी खासी एज के लोग मौत के मुंह चले गए। कारण क्या है मेरे भाई, कि हमारे बॉडी के अंदर अगर 10 वायरस घुसे तो वो 10 वायरस ही लाखों में परिवर्तित हो रहा है, 10 लाख में मान लीजिए परिवर्तित हो रहे हैं। वो किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, अब मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर लाख वायरस घुस गए क्योंकि हम मूर्खों की तरह बिना मास्क के घूम रहे थे और वो मास्क हमारा प्रोटेक्शन नहीं बन पाया, तो लाख वायरस जब मल्टीप्लाई होंगे तो करोड़ों वायरस बन जाएंगे। अब हम हमारा इम्यून सिस्टम जो डेवलप कर रहा है वो लाखों वायरस को तो रोक सकता है लेकिन करोड़ों वायरस को नहीं रोक सकता है। तब तक हमारा शरीर नष्ट हो चुका होगा और 14 दिन के अंदर ऐसे युवा खत्म हो जाते हैं।
उसके बाद मास्क से कोरोना नहीं रुकता। इतना इतना प्यारा तर्क देते हैं, रुकना होता तो कब का रुक जाता। तो थोड़ा सा मैं आपको एक प्यारी सी स्लाइड और प्यारे से एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाना चाहता हूं कि हाउ डज मास्क इम्पैक्ट द कोविड वायरस। ये पहला केस है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक बंदा बिना मास्क के स्नीजिंग कर रहा है। तो जब आप देखते हैं तो इसका स्प्रेड रेट देख सकते हैं कि हजारों पानी की बूंदें निकल के आई हैं जिसमें हो सकता है कोविड हो, और इसका स्प्रेड रेट भी कितना दूर तक है, कितनी दूर तक ये बूंदें जा रही हैं। दूसरा केस देखते हैं जिसमें इस बंदे ने मास्क पहना हुआ है। आप देखिए 5 से 6 सेकेंड, ये 3 फीट से ऊपर ये डिस्टेंस, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कहते हैं कई सेकेंड्स के बाद भी ये 3 फीट के ऊपर ये जा नहीं सकता। मतलब मास्क ने क्या किया है, जो निकलने वाली पहली चीज जो वाटर ड्रॉप्स हैं उनको तो एब्जॉर्ब किया ही किया है, दूसरी चीज उसके डिस्टेंस को भी रोका है। मतलब अगर हमारे शरीर से लाखों करोड़ों बूंदें निकल रही हैं जिसमें करोड़ों वायरस हो सकते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, उसको हमने कट ऑफ कर दिया है और कट ऑफ करके 10,000 में परिवर्तित कर दिया है। मतलब 100 से 200 में परिवर्तित कर दिया है। एक नॉर्मल भाषा में कहूंगा, टेक्निकल भाषा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो अगर डोज कम आपके बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है तो उसका प्रभाव भी अपने आप कम हो जाएगा। जब प्रभाव कम हो जाएगा तो हम उसमें, हमारा इम्यून सिस्टम उसमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो बीमार होना 2 तरीके के होते हैं, एक कम बीमार होना, एक ज्यादा बीमार होना। तो कोविड भले ही पॉजिटिव आ जाए लेकिन उसका प्रभाव ना के बराबर होगा अगर आप मास्क पहन रहे हो, लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हो तो हो सकता है आप इसके सबसे बुरे दौर से गुजर सकते हो, जिसके रिकवरी में आपको सालों लग सकते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रूफ है। ओके, शहर में कोविड के झूठे केसेस हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहरों में कोविड के झूठे केसेस हैं। भाई साहब, केसेस कम हैं। एक फैमिली में एक इंसान को कोविड होता है तो इन जनरल एक बंदे का टेस्ट होता है, 5 को बोल देते हैं कि आप भी क्या रहिए, आप भी क्वारंटीन रहिए, आप भी इन्हीं दवाइयों का सेवन करिए। हम मान कर चल रहे हैं कि आपको कोविड है लेकिन आपका टेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आंकड़ों में आ जाएगा। तो जितने केसेस हैं आप ये मान कर चलिए उससे 5 से 6 गुना ज्यादा केसेस हैं। कोरोना नहीं फैला, ये मूर्खता है। कोरोना फैल चुका है। लाशें अब हम देख रहे हैं, लाशों के रूप में उसका जीता जागता सबूत देख रहे हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा वैक्सीनेशन की। ठीक है, कि वैक्सीनेशन होती क्या है और हमें क्यों वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो वैक्सीनेशन को थोड़ा सा समझिए। ये प्यारा सा आदमी जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं और सीढ़ियों में चढ़ा हुआ था, वो कोविड की स्टडी कर रहा है। कोविड की स्टडी करके वो कोविड से ही कुछ तंत्र, कुछ उसका डीएनए जो कहते हैं उसे निकालता है। उस डीएनए को वैक्सीन रूपी उसमें इंजेक्ट करता है और उस वैक्सीन को हम लेते हैं। अच्छा, वो डीएनए अब इतना प्रभावशाली नहीं रह गया है कि वो हमारे शरीर में मौत का कारक बन सके, लेकिन हाँ, वो डीएनए जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है तो इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि अच्छा एक नई बीमारी आई है जिसका डीएनए, जिसका फॉर्मूला ये है। तो इम्यून सिस्टम उसका पासवर्ड बनाना शुरू कर देता है कि जैसे ही आएगी अब वो बीमारी बड़ी मात्रा में तो मैं उसको इस पासवर्ड से क्रैक कर दूंगा, उस पासवर्ड से खत्म कर दूंगा। सो दैट्स व्हाई वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद कई लोग ये कहते हैं कि भाई साहब वैक्सीन लगाए फिर भी तो कोविड हो रहा है, फिर भी तो कोविड हो रहा है, फिर भी तो लोग जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो भाई इसमें समझो यार, फिर से मैं वही कहूंगा कि बीमार होना ज्यादा और कम में विभाजित है। कम बीमार होना चलता है, ज्यादा बीमार होना थोड़ा सा दुखदायी हो सकता है, हमारे परिवारों को इफेक्टिव कर सकता है। तो अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो आपके बीमार होने के चांसेस कम पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, डेथ होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। दैट इज व्हाट नोन एज वैक्सीन एंड दैट इज व्हाट नोन एज effect of vaccine. So how does we can spread these messages by जन जागरूकता so called? क्योंकि भैया सरकारों के ऊपर हम अपने परिवारों को नहीं छोड़ सकते हैं। परिवार हमारी जिम्मेदारी है। हमारा एक बेटा जब मौत के घाट में होगा, हमारा भाई या फिर हमारी बहन, तो वो मोदी जी और शिवराज जी को नहीं कहेंगे, उनकी तरफ ताकती हुई निगाहों से नहीं देखेंगे जीवन बचाने के लिए। वह देखेंगे तो मेरी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ देखेंगे। तब हम क्या ये कह सकते हैं कि सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो इस सरकारों के ऊपर भरोसा रख करके काम करने का समय नहीं है, अपने परिवारों की जिम्मेदारी खुद उठाने का समय है। तो भाई
इसमें भी एक बहुत प्यारा तर्क कि हर एक व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता। मैं भी मानता हूं इतना संभव है नहीं, लेकिन क्या हमें हर एक व्यक्ति को समझदार बताने की जरूरत है? कतई नहीं। हमें हर परिवार के एक व्यक्ति को समझदार बनाने की जरूरत है, और ये थोड़ा सा आसान टास्क है। एक व्यक्ति को तो समझदार होता है, भगवान की इतना दया है, ये आसान है। उसके बाद शासन प्रशासन नहीं समझा पाया तो हम क्या समझाएंगे? ये नकारात्मक लोगों की बातें। तो मैं उन नकारात्मक लोगों को बोलूंगा कि मोदी जी आकर के कहेंगे कोई बात, और मेरे पापा आकर के या फिर आपका दोस्त आकर के, मेरा दोस्त आकर के जो बात कहेगा, उन दोनों बातों में भरोसे का फर्क होगा। क्योंकि वह दोस्त मुझे भी मालूम है कि बिना किसी फायदे के कह रहा है। हो सकता है नेतागण वोट की लालच या फिर किसी और लालच में कह रहे हो। तो समझाने वाले में भी फर्क होता है, भले ही बात दोनों एक सी कही हो। तो इस बात को भी समझना है। तो उपाय क्या है भैया? तो उपाय बस बहुत अच्छा सा है कि अगर आपको जरा सा भी लक्षण दिखते हैं, 0.1% भी लक्षण दिखते हैं, तो एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह सबसे पहला काम आप आइसोलेट होने का करिए। दूसरा काम, आपको अगर लगता है कि नहीं वह लक्षण कोविड के ही हैं, तो जल्द से जल्द टेस्ट कराइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बढ़ ना सके और रुक ना सके। उसके बाद एक जिम्मेदारी और आती है दोस्तों, कि हमको किसी से भी मानसिक तौर पे कोई घृणा नहीं करनी है, किसी से भी मानसिक तौर पे किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं रखनी है कि किसी को कोविड हो गया, क्योंकि वह सबसे परेशान दौर में गुजर रहा होता है। उसे चाहिए होती है सिंपैथी, उसे चाहिए होती है आशा, उसे चाहिए होता है आपका साथ। तो बस अगर हम एक दूसरे का साथ बना करके, नैतिक मूल्यों को निभा करके, समझदारी से काम ले करके 5 से 6 महीने काम कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर से वही दिन आ जाएंगे जब हम ऑटो में और लोकल ट्रेन की भीड़ों को देख सकेंगे। बस उन्हीं दिनों के इंतज़ार में इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था। Thank you so much for watching this complete video, and please share this video with your loved ones, with your caring ones. Hope we can win this COVID virus soon. Thank you so much दोस्तों. Thanks a lot.